बात 1993 की है, जब अमेरिका के धमकाने पर रूस समेत कई ताकतवर देश भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से पीछे हट गए। लेकिन इन ताकतवर देशों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए भारत ने कुछ सालों की मेहनत के बाद खुद का क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया। 9 नवंबर 2022 को इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपनी सबसे ताकतवर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट करते हुए इस तकनीक में एक नई ऊंचाई हासिल करने में कामयाबी पाई है। इसरो ने 9 नवंबर को CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को देश में ही बनाया गया है। क्रायोजेनिक इंजन को भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के लिए बनाया गया है। इसरो का कहना है कि इस टेस्ट के दौरान इंजन के पहले 40 सेकंड में 20 टन के थ्रस्ट लेवल यानी धक्के के साथ काम किया। इसके बाद थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व को मूव करके थ्रस्ट लेवल को 21.8 टन तक बढ़ाया गया। सभी मामलों में इंजन कामयाब रहा। 21.8 टन थ्रस्ट का मतलब है कि इंजन रॉकेट के वजन समेत 21.8 टन यानी करीब 22,000 किलो वजन को लिफ्ट कर सकता है। अब जानते हैं क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन में सॉलिड फ्यूल होता है। इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो यह हिस्सा रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी दूसरी स्टेज पूरी होते ही यह हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है जो स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहते हैं। क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी ऐसा इंजन जो कि बेहद कम तापमान पर काम करे उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसे क्रमशः -183 डिग्री और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें 0 से भी कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। शुरू में क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक अमेरिका, रूस, जापान जैसे कुछ चुनिंदा देशों के पास ही थी। भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाने की कोशिशें 1980 के दशक में शुरू की थी। इसके लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के दबाव की वजह से 1993 में रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका का कहना था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में करेगा। दरअसल अमेरिका समेत कुछ ताकतवर देश नहीं चाहते थे कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक हासिल करके अरबों डॉलर के स्पेस साइंस फील्ड में कदम रख पाए। क्रायोजेनिक इंजन से ज्यादा वजनी सैटेलाइट की लॉन्चिंग आसान हो जाती है। बड़े देशों की टेक्निक देने से मना करने के बाद भारत ने 1994 में क्रायोजेनिक इंजन बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था। करीब 20 साल बाद 2014 में क्रायोजेनिक इंजन लगे रॉकेट की पहली सफल उड़ान के साथ ही भारतीय टेक्निक हासिल करने वाले दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल हो गया। भारत हमेशा से कहता है कि क्रायोजेनिक टेक्निक का इस्तेमाल सैन्य क्षेत्र में नहीं करेगा। उसने इस बात को निभाते हुए अब तक इसका इस्तेमाल केवल स्पेस तक ही सीमित रखा है। दोस्तों, रूस और भारत के बीच संबंध अब काफी अच्छे बन गए हैं और ऐसे में पहले ब्रह्मोस और अब एक और एग्रीमेंट साइन हो सकता है जिसके जरिए भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जिसके लिए भारत ने अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी खुद भारत डेवलप करने वाला है और इसलिए भारत को यदि कोई टेक्नोलॉजी और देश नहीं भी देगा तब भी भारत पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत कुछ समय बाद इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर देगा, क्योंकि भारत पहले इस पर काम करना शुरू कर चुका है। भारत अपने स्पेस मिशन के लिए दोस्तों 3 तरह के इंजन का प्रयोग कर रहा है, जिसमें पहला है सॉलिड फ्यूल और दूसरा है लिक्विड फ्यूल और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन। इसके बावजूद भारत के पास सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं है और इसको भारत डेवलप करने ही वाला है। हालांकि उसमें भी थोड़ा समय बाकी है। वहीं खबर यह सामने आई है कि भारत को रशिया से सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक पर भारत ने 1992 से ही काम करना शुरू कर दिया था। रूस क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भारत की मदद कर रहा है। शुरुआती अनुबंध के मुताबिक रूस को क्रायोजेनिक तकनीक भारत को सौंपनी थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस ने भारत को तकनीक नहीं दी थी। उस वक्त अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने यह दलील दी थी कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में कर सकता है। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। भारत पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। तकनीक हस्तांतरण तो दूर, रूस ने पहले से तैयार क्रायोजेनिक इंजन को भी देने से इनकार कर दिया। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान का स्पेस कारोबार में एक छत्र राज रहा। अभी तक सिर्फ इन्हीं 5 देशों के पास क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक बेहद अहम तकनीक है, खासतौर पर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। ये इंजन तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन के जरिए हम अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले उपग्रह के वजन को बढ़ा सकते हैं। उपग्रह के हर किलोग्राम वजन की कीमत करोड़ों में होती है और इस इंजन के साथ बूस्टर के इस्तेमाल की भी जरूरत नहीं पड़ती। जाहिर है इस तकनीक के जरिए सैटेलाइट भेजने में कम खर्च आता है और विकसित देश नहीं चाहते कि इस मुनाफे के धंधे में कोई और सेंध लगाए। कम खर्च पर सैटेलाइट भेजने वाले भारत जैसे देश के उत्थान से विकसित देश घबराए हुए हैं। ये वजह है कि अंतरिक्ष तकनीक को विकसित देश भारत को कभी सौंपना नहीं चाहते। राह में आ रही सबसे बड़ी अड़चनों से घबराए बगैर हिंदुस्तान के सैकड़ों वैज्ञानिक दिन रात तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में जुट गए। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देसी क्रायोजेनिक इंजन तैयार करना। काम बड़ा मुश्किल था। भारत के वैज्ञानिकों को असंभव को संभव करना था।
बाहर से सभी रास्ते बंद हो चुके थे। भारत सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पैसे की कोई कमी नहीं रखी गई, अरबों रुपए का बजट तैयार किया गया और इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया। दोस्तों, अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिर रशिया के इस तरह के इंजन को भारत में ही पूरी तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस इंजन का नाम है RD-191, जो कि 4 से 6 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है। और ऐसे में अगर RD-191 का प्रयोग भारत के सबसे हैवी रॉकेट LVM-3 में किया जाएगा तो भारत दुनिया के सभी से भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। वे सेमी क्रायोजेनिक इंजन का एक फायदा ये भी है कि इसमें लिक्विड हाइड्रोजन के बजाय फ्यूल केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस तरह के केरोसिन को रूम टेम्परेचर पर ही रॉकेट के अंदर स्टोर किया जाता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है, क्योंकि इंजन को ठंडा करने के लिए एडिशनरी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि इसके विपरीत क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जिसे -150 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करना पड़ता है और इससे रॉकेट का वजन बढ़ जाता है, जिससे वेट को ही स्पेस तक लेकर जाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक भारत का सबसे बड़ा रॉकेट केवल 4 टन पेलोड को ही कैरी कर सकता है, और अगर इससे भारी सैटेलाइट उसे कैरी करने होंगे तो इसके लिए भारत को रशिया अमेरिका स्पेस एजेंसी पर निर्भर होना पड़ता है। वैसे भारत खुद जिस सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर रहा है उसका नाम है SE-2000 और अब तक इसकी 8 स्टेज से 7 स्टेज को बनाया जा चुका है, जिसका परीक्षण इसी साल के एंड या फिर अगले साल में शुरू किया जाएगा। साल 2018 में भारत का सबसे पहला भारी सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया था, जिसका वजन 5854 किलोग्राम है। और तब से अब तक भारत ने इतने भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इंजन नहीं बनाए, इसलिए सैटेलाइट को यूरोप की जमीन से लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों, भारत को रशियाई टेक्नोलॉजी देती है या फिर नहीं, इसका भारत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाले समय में हम सभी सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता हुआ भारत में ही देखेंगे। वैसे दोस्तों, सेमी क्रायोजेनिक एक ऐसा इंजन है जो भारत में पहली बार निर्मित हो रहा है। इसका तैयार होने के बाद इसकी क्षमता आंकने के लिए टेस्टिंग होनी है। अगर इसी बीच सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की बदौलत भारी रॉकेट GSLV मार्क पेलोड की क्षमता बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।